तो चलिए भाई बालकों, आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की आगे की बातें हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और चलिए, तो हमारा पहला वीडियो था उसमें हम लोगों का डिस्कशन हुआ था वाई अकाउंटिंग, कि आखिर अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों। अब हमने कुछ और क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि आपके समझने के लिए बड़े यूज़फुल हैं, तो इनका बेस बनाइए और अच्छे से अपने दिमाग में इनकी चीज़ों को लाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफ़ाइन अकाउंटिंग, कि हमें अकाउंटिंग को डिफ़ाइन करना है कि आखिर अकाउंटिंग में हमें करना क्या होता है। तो एक बार हम चीज़ों को पढ़ते हैं, आप उनको देखिए ध्यान से। अकाउंटिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, नेक्स्ट इज़ मेजरिंग। सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग, नेक्स्ट इज़ मेजरिंग, इसके बाद फिर अगला आता है रिकॉर्डिंग। मेजरिंग के बाद उसको रिकॉर्ड करना प्रॉपर, रिकॉर्डिंग। देन द बिजनेस, सेकेंड मेजरिंग, रिकॉर्डिंग। अब बात आप समझिए, द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, किसको ये सब कुछ आप करते हैं, आइडेंटिफाई करना, उसको मेज़र करना, रिकॉर्ड करना, ये सब किसके साथ हो रहा है। द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड कम्युनिकेटिंग देयर ऑफ द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूज़र्स। तो कितनी बातें हुई, इन बातों को एक एक करके दिमाग में लाइए। कि हम पहले तो ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई क्या करना होता है कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है कि नहीं है, इसका कुछ रेलिवेंस है कि नहीं है। इफ़ इसका रेलिवेंस है देन इट इज़ मेजर्ड। और मेज़र कैसे करते हो, इसका मेजरिंग होती है मॉनेटरी टर्म में, कि आखिर इसमें हमारी मनी वैल्यू कितनी इन्वॉल्व है। सो इट इज़ मेजर्ड। और जब वो मेज़र हो जाता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई होता है कि वेदर दिस ट्रांजेक्शन रिलेट्स टू माई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, माई बिजनेस यूनिट टू विच द ट्रांजेक्शन हैज़ बीन टेकन प्लेस। तो आइडेंटिफाई करना, मेज़र करना मनी के टर्म में, फिर उसको रिकॉर्ड करना। तो ये सब किसके केस में अप्लाई किया आपने, द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड कम्युनिकेटिंग देयर ऑफ। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इनको कम्युनिकेट करते हैं और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूज़र्स। तो जो हमारे इंटरेस्टेड यूज़र्स हैं, यूज़र्स हमारे बहुत सारे होते हैं, ओनर होता है, मैनेजमेंट का स्टाफ है, गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, रिसर्च करने वाले हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, तो ये बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब को हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो इनको इंटरेस्टेड यूज़र्स बोला जाता है। तो ये हमारा अकाउंटिंग का एक डेफिनीशन है कि अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग देयर ऑफ द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूज़र्स। तो इतनी बात हमारी अकाउंटिंग की होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कुछ आपने की, उसका एंड प्रोडक्ट क्या है। अभी हमने आपको एक अकाउंटिंग साइकिल बना के नहीं दिखाई, वो हम अगले पार्ट पे कर देंगे कि अकाउंटिंग साइकिल को भी आप समझ लेंगे। तो आखिर अकाउंटिंग का जो भी आपने एक्टिविटी की है, इसका एंड प्रोडक्ट क्या है। तो एंड प्रोडक्ट होता है, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग पूरी अकाउंटिंग पीरियड में चलती है। अकाउंटिंग पीरियड का ड्यूरेशन क्या होता है, ये पीरियड होता है 12 मंथ्स का। तो 12 मंथ्स के एंड में अकाउंटिंग का एंड रिजल्ट आता है, उसका एंड प्रोडक्ट बोला जाता है। तो एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ये एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में हम बनाते हैं एक तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जिससे कि हम जान सकें कि इस 12 मंथ के पीरियड में हमें प्रॉफिट हुए कि लॉसेज हुए, पहली बात। और दूसरी चीज़ जो हमारा पोजीशनल स्टेटमेंट ये बताता है कि आज की डेट में हमारी पोजीशन क्या है। सो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट और पोजीशनल स्टेटमेंट। तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एक बिजनेस का ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट जानने के लिए हमें प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना होता है। और उस प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट की हेडिंग या उसका नाम क्या होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाओगे आप उसके लिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो पार्ट में बनता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इससे हमको इस अकाउंट से ये पता चलता है कि हमने जो साल भर अपनी बिज़नेस चलाया, बिज़नेस की एक्टिविटीज़ की,
सेल, परचेज, है ना, और रिसर्च, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, ये जो भी कुछ किया इसका रिजल्ट क्या रहा, जैसे आप लोगों का रिजल्ट निकला कल। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इसमें हमें एंड रिजल्ट पता चलता है कि हमने प्रॉफिट हुए कि हमको लॉसेज इनकर हुई। एक तो ये बात। और दूसरी चीज़ आती है पोजीशनल स्टेटमेंट। पोजीशनल स्टेटमेंट में हमारी एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल, इन 3 चीज़ों को आप लिखते हो। तो वैसे भी अकाउंट्स में हम लोगों की जो एक थ्योरेटिकल डिस्कशन हुआ उसमें क्या बात कहते हैं, अकाउंट में हमारे 5 मूल तत्व हैं, है ना। 5 तत्व के अलावा अकाउंट्स में कुछ भी नहीं है। तो वो तत्व हैं एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम, कैपिटल, एक्सपेंसेस। तो इसमें इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब किताब आप प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में दिखाते हो। तो चूंकि ड्यूरिंग द ईयर की इनकम और ड्यूरिंग द ईयर के एक्सपेंसेस लिखे, फाइनली हमको प्रॉफिट या लॉस पता चल गया। तो लेकिन अभी हमारी 3 चीज़ें तो छूट गई ना, जो कि है एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, इनका हिसाब किताब। तो इनका हिसाब किताब हम अपने पोजीशनल स्टेटमेंट में दिखाते हैं, जिसको कि बैलेंस शीट बोला जाता है। कि बैलेंस शीट लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर बनती है कि आखिर इस लास्ट डेट पे हमारी लायबिलिटीज़ क्या हैं, यानी हमें कितना लोगों का पैसा देना है, हमारी एसेट्स क्या हैं, यानी हमारी प्रॉपर्टीज़, क्लेम समझो दूसरों से हमें पैसा रिकवर करना है, कैश बैंक की क्या पोजीशन है उस पर्टिकुलर डेट पे, हमारी फिक्स्ड एसेट्स की क्या पोजीशन है। तो ये सारी चीज़ें हमको अपनी बैलेंस शीट से पता चलती है। सो दिस इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब चलें अगले क्वेश्चन पे। वो कहता है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, कि आखिर अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो समझिए भाई मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। नंबर 1, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो ट्रांजेक्शंस की जैसी हम लोगों की बात हुई पिछले वीडियो में कि ट्रांजेक्शंस जो बंच है वो इवेंट से निकलता है। कोई भी एक इवेंट है तो दैट इवेंट इज़ परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ट्रांजेक्शंस। तो हमारी जो बिज़नेस में इवेंट्स चल रही हैं उनके पूरा करने के लिए हमें बहुत से ट्रांजेक्शंस करने होते हैं। तो उन ट्रांजेक्शंस का आप रिकॉर्ड रखते हो। तो जब आप उसका रिकॉर्ड रखते हो तभी तो हम जानेंगे कि आखिर आगे की क्या चीज़ें हैं और कैसे क्या प्रॉफिट लॉस हो, ये सब कुछ निकाला जाएगा। तो पहला है हमारा इसका ऑब्जेक्टिव कि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, की बिजनेस में जो भी लेन देन हुए इनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, इनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा है कि जब आप ये सब अच्छे ढंग से रखते हो तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, कि हमने जो पूरी साल मेहनत की क्या प्रॉफिट हुए क्या लॉसेज हुए इसकी बात। नेक्स्ट है डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अभी जैसे ऊपर बात हुई हम लोगों की। एंड प्रोडक्ट, तो एंड प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट लॉस, और पोजीशनल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट, तो डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये वाली बात। तो ये आपके मेन ऑब्जेक्टिव में आता है। नेक्स्ट वन इज़ प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूज़र्स, जो इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस के यूज़र्स हैं उनको प्रॉपर लिजिटमेट इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करना। तो ये इसका 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहला मेंटेन करना रिकॉर्ड, बिजनेस के रिकॉर्ड्स को, जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हुए उनको रिकॉर्ड करना, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना, फाइनेंशियल पोजीशन उसको डिपिक्ट करना, और अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो लोगों तक पहुंचाना जिनको ज़रूरत है, जो उसके इंटरेस्टेड यूज़र्स हैं। फिर है डिफाइन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, अब रेवेन्यू किसको बोलते हैं। अब जैसे बच्चे इसमें बड़ा एक दिमाग में रखते हैं, गड़बड़ी रखते हैं, रेवेन्यू और इनकम को एक साथ बता देते हैं। नहीं, रेवेन्यू क्या है, टोटल हमारा सेल प्रोसीड। तो सेल प्रोसीड को इनकम थोड़ी आप बोल सकते हो, क्योंकि सेल्स क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। अब कोई भी प्रोडक्ट आपने बाज़ार से 200 रुपये के लिया तो क्या दुकानदार को 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया? बिल्कुल नहीं। वो कहता है भैया इसमें 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये मिलने हैं, तो बस वो उसका प्रॉफिट है। तो यानी बाकी क्या है, बाकी कॉस्ट है। तो रेवेन्यू क्या है 200, प्रॉफिट क्या है 10 रुपीज़, एक्सपेंस क्या है 190। तो बस इसके बेस पे समझने की कोशिश करो। तो रेवेन्यू क्या है, दिस इज़ द सेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो सेल्स रेवेन्यू बोली जाती है। अदर रेवेन्यूज़ हमारी क्या हैं, जैसे रेंट हमको कहीं से मिल रहा है, कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें हमारी, कमीशन मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें हमारी रेवेन्यू की कैटेगरी में आती हैं। अब एक्सपेंस किसको बोलोगे, कॉस्ट इनकर्ड इन दी प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। तो भाई ये जो आपने रेवेन्यू अर्न की
कि जो भी आपको ये सेल प्राइस मिला या रेंट मिला या आपको इंटरेस्ट मिला, इसके अगेंस्ट में आपकी कॉस्ट क्या इनकर हुई, तो वो कॉस्ट हमारी एक्सपेंस कही जाती है। तो दोनों चीज़ें हम समझते हैं आपको क्लियर कि रेवेन्यू क्या है, दिस इज़ द सेल्स प्राइस, एक्सपेंस क्या है, दिस इज़ द कॉस्ट प्राइस, और दोनों का डिफरेंस क्या है, वो होती है हमारी इनकम। तो इसकी बात हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो इस पे ध्यान दीजिए आप। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसके क्वेश्चंस देखो, हु आर द यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो जैसे आपने देखा था कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव में हमारा आखिरी ऑब्जेक्टिव क्या है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशंस लोगों तक पहुंचाना। तो हु आर द यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस को यूज़ कौन कौन करते हैं, इसका हमने इसमें एक थोड़ा सा चार्ट बना दिया जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो पहला तो क्लासिफिकेशन ये है कि इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र में मैनेजमेंट हो गया, स्टाफ हो गया, है ना, जो उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहा है वहीं पे है, तो वो हमारा इंटरनल की कैटेगरी में आते हैं, और मैनेजमेंट और स्टाफ इसमें आप कंसिडर करोगे। एक्सटर्नल यूज़र्स में दो तरीके के, यूज़र्स हैविंग डायरेक्ट इंटरेस्ट और यूज़र्स हैविंग इनडायरेक्ट इंटरेस्ट, कि वो लोग जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट है। जैसे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ले लीजिए, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो बैलेंस शीट जो अपने सारे शेयर होल्डर्स को, अपने मेंबर्स को भेजता है, तो वो लोग उसके यूज़र्स जो हैं वो डायरेक्ट इंटरेस्ट उनका है, क्योंकि शेयर होल्डर्स का पैसा लगा है उसमें, उसके शेयर्स खरीद रखे हैं, तो वो देखता है कि भाई हमें डिविडेंड क्या मिला, है ना। तो ये सब चीज़ें, तो ये इनके यूज़र्स हैविंग डायरेक्ट इंटरेस्ट। तो उसमें कौन कौन है, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स वो लोग जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, मान लिया डिवेंचर्स ही उसके खरीद रखे हैं। क्रेडिटर्स जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को गुड्स सप्लाई किया है। कस्टमर्स जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो उसके कस्टमर्स। लेंडर्स जिन्होंने लोन दिया है। टैक्स अथॉरिटीज़ जिनको उससे टैक्स वसूलना है कि ये इस पे जीएसटी हुआ, ये इस पे इनकम टैक्स हुआ, ये इस पे बहुत सारे जो अदर गवर्नमेंट की लेवीज़ हैं वो हैं। तो इन सब को वो यूज़र बोलते हैं जो कि उसका उस पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट से डायरेक्ट इंटरेस्ट है। अब बात आती इनडायरेक्ट यूज़र्स। इनडायरेक्ट इंटरेस्ट वाले कौन से लोग हैं, उसमें हैं रेगुलेटरी एजेंसीज़। जैसे हमारी रेगुलेटरी एजेंसीज़ होती हैं जिन्हें कुछ रेगुलेट करना है, किसी प्रोडक्ट को का ही रेगुलेशन करना है, तो वो बैलेंस शीट वगैरह और फाइनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आपने का ड्यूरिंग द ईयर क्या प्रोडक्शन रहा, किन किन चीज़ों का आपने किया। अब जैसे कोई एक इंडस्ट्री है बहुत तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, तो उससे कहा जाता है अपनी सेगमेंट रिपोर्ट लाइए। सेगमेंट रिपोर्ट यानी हर प्रोडक्ट का आप अलग अलग क्लासिफिकेशन दीजिए। तो ये सब चीज़ें रेगुलेटरी एजेंसीज़ को ज़रूरत होती हैं। रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, जैसे एमबीए आप लोग करेंगे आगे चल के, तो उसमें एमबीए इंस्टीट्यूट बहुत सी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, इनकी बैलेंस शीट मंगवाते हैं, और अपने जो एमबीए फाइनेंस के बच्चे हैं या मार्केटिंग के बच्चे हैं उनको बैलेंस शीट को स्टडी करना सिखाया जाता है कि आप देखिए इसमें रिसर्च करिए, अपना एनालिसिस बनाइए, अपना प्रोजेक्ट बनाइए। फिर जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने इस तरीके के प्रोजेक्ट्स उस इंडस्ट्री को भी भेजते हैं कि भाई हमारे यहाँ के बच्चों ने इस तरीके का एनालिसिस किया, सो इफ़ इट इज़ यूज़फुल टू यू, यू कैन हैव दीज इंफॉर्मेशन। तो ये चीज़ें हुई। और कौन है इसमें, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह जहाँ पे उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स लिस्टेड होते हैं। आप लोग जानते होंगे स्टॉक एक्सचेंज कौन सी जगह है, इट इज़ द प्लेस वेयर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड, जिस जगह पे शेयर्स और सिक्योरिटीज़ की खरीद बिक्री होती है, यानी वो शेयर मार्केट, तो वो स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर्स। और जो दूसरे लोग हैं इसमें इवन सोसाइटी भी आ जाती है कि वो लोग भी उससे इनडायरेक्ट इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको भी इन इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत होती है। तो हु आर द यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, हम समझते हैं आपको समझ में आया होगा। इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल में द पर्सन हैविंग डायरेक्ट इंटरेस्ट, द पर्सन हैविंग इनडायरेक्ट इंटरेस्ट। अगली बात आती है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। ये आया हमारा क्रेडिटर एंड डेटर। अब इसकी बात करिए, ये वाला क्वेश्चन का हो गया। फिर बात करें हम लोग कि हमारे क्रेडिटर और डेटर की क्या हिसाब किताब है। तो क्रेडिटर और डेटर में ये निपट गया हमारा क्रेडिटर और डेटर। अब यहाँ इसमें बच्चे एक बहुत आसान सी बात है, उसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो अगर ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है तो बालकों आपकी ऑर्गेनाइजेशन
जिन लोगों से रॉ मटेरियल खरीदती है या ट्रेडिंग गुड्स खरीदती है, तो उसको सप्लाई करने वाले लोग हमारे क्रेडिटर होते हैं। यानी द पर्सन्स फ्रॉम होम गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी उनका इमीडिएट पेमेंट नहीं किया गया, उनका हमने पेमेंट अभी डेफर्ड पेमेंट पे है, अभी उसका पेमेंट हमने डेफर कर दिया फॉर सम फ्यूचर डेट। तो वो लोग कौन है? हमारे क्रेडिटर्स हैं, यानी उसका पैसा अभी हमको देना है। और वो कैसे हमारे क्रेडिटर्स पनपते हैं? जब हम उनसे रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स क्रेडिट पे खरीदते हैं। तो वो लोग जिनसे हम खरीद रहे हैं वो लोग क्रेडिटर कहे जाते हैं और वो हमारी करंट लायबिलिटी होती है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि वो लोग हमारी करंट लायबिलिटी क्यों? लायबिलिटी इसलिए क्योंकि वो पैसा आपको देना है। मनी पेबल टू आउटसाइडर हो गया क्योंकि अभी आपने तुरंत तो पैसा दिया नहीं, और ये पैसा हमको 2-3 महीने के अंदर कोई डेट फिक्स होगी। ये थोड़ी कि हमने गुड्स खरीद लिए और कहेंगे पैसे आपके 2 साल बाद देंगे, है ना। तो विद इन ए ईयर उसका पेमेंट होना है। तो वो लायबिलिटीज़ हमारी कौन सी होती हैं? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी यानी द अमाउंट पेबल विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये तो हो गए जिनसे हम लोग गुड्स खरीदते हैं वो। और जिनको हम लोग गुड्स क्रेडिट पे बेचते हैं, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो जिन लोगों को हमने बेचा वो सब कौन होते हैं? हमारे कस्टमर्स। और जब उनको उधार हमने बेचा है तो वो तैयार हुए हमारे डेटर्स, यानी इनसे पैसा रिकवरेबल है और इन सम फ्यूचर डेट विद इन 2-3 मंथ्स वी विल गेट द अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम देम। तो ये क्या हुई हमारी? इसको बोला जाएगा करंट एसेट। जैसे ये था करंट लायबिलिटी, ये है करंट एसेट। तो डेटर्स कौन है? जिनको हम उधार गुड्स बेचते हैं वो लोग हमारे डेटर्स, वो लोग डिनोट किए जाते हैं डी से, है ना। और जो क्रेडिटर हैं हमारे, यानी जिनका पैसा अभी हमको देना है, वो हमारी लायबिलिटी और हमारे क्रेडिटर्स। अब चलते हैं हम लोग, अब अगली बात करें क्योंकि हम समझते हैं इतना आपको क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग इसकी बात करते हैं। इसमें है द रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज़ चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्लेन। अब इसकी बात थोड़ी आप समझें। जो प्राचीन काल में अकाउंटेंट होता था वो अपने मुनीम जी होते थे और वो आकर के एक जगह अपना बैठे रहते थे। हमारी हिंदुस्तानी बही खाता प्रणाली थी, यानी इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग था। तो उसमें बड़े बड़े अकाउंट की बुक्स थीं। आप लोग अब तो वो केवल पिक्चरों में देख सकते हैं। लाल कपड़े की होती थी, ऊपर से पतली एक अच्छी सी रस्सी बंधी होती थी, फर्स्ट पेज पे स्वास्तिक बना होता था, उसमें प्रॉपर हर साल दीपावली में उन बुक्स की पूजा की जाती थी। तो ये सारा कुछ था और हमारा जो अकाउंटेंट था उसका रोल बड़ा लिमिटेड सा था, क्योंकि अगर जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसको उसे बस चुपचाप रिकॉर्ड कर लेना है और कुछ नहीं। लेकिन आज के टाइम पे हमारी जो अकाउंटिंग लैंग्वेज है, द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये बहुत डेवलप हो चुकी है। या इवन जो आप आगे पढ़ोगे गैप वगैरह की बात, जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो सब आ गए। यानी इंटरनेशनल लेवल पे इस लैंग्वेज को पूरी कोशिश की जा रही है जिससे बिल्कुल सिमिलर हो जाए, एक लैंग्वेज हो जाए। इसके हम सबको आगे बहुत बेनिफिट्स भी मिलते हैं कि मान लिया यहाँ से इंडिया से किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना क्वालिफाई किया, सीए क्वालिफाई किया, अब वो चाहता है इंग्लैंड में नौकरी करे, कनाडा में करे, ऑस्ट्रेलिया में करे, यूएस में करे। तो अगर उसने वही रूल्स रेगुलेशंस अकाउंटिंग के सीखे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे सारे कंट्रीज़ फॉलो कर रहे हैं, तो क्या होगा? उसको ईजिली वहाँ सर्विस मिल जाएगी और वो बहुत स्मूथली वहाँ पे उनका पूरा जो बिज़नेस का थिएटर है उसको संभाल लेगा। लेकिन अगर हमारी भाषा दूसरी हो, हमने अकाउंटिंग कुछ और सीखी हो और यूरोप में कुछ और अकाउंटिंग चलती हो, तो हम वहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो ये सारे बेनिफिट की वजह से हमारी अकाउंटिंग में बहुत चेंज आते रहे और आज के टाइम में अकाउंटेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपनी अकाउंटिंग के अंदर, अपनी अकाउंटिंग एंटिटी में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो देखिए कि जब रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज़ चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्लेन, तो सबसे पहली बात तो यस, रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज़ बीन चेंज ड्रास्टिकली, बहुत बड़ा चेंज इसमें हो चुका है। बिकॉज अकाउंटेंट्स आर नाउ कैपेबल ऑफ वर्किंग इन न्यू ग्रोथ एरियाज़। अब उनका नए ग्रोथ एरियाज़ में भी उनका बड़ा रोल है। जैसे फोरेंसिक अकाउंटिंग, फोरेंसिक अकाउंटिंग आप देखते हैं आजकल हर जगह कहीं कुछ होता है तो फोरेंसिक उसकी स्टडी, फोरेंसिक इंक्वायरी, ये सब बड़ा ज़रूरी होती है। तो इसमें बहुत बड़ा रोल हो गया अकाउंटेंट का फोरेंसिक में।
दूसरा, ई कॉमर्स पूरी तरीके से बेस करता है आपकी अकाउंटिंग और उसको किस किस हिसाब से आपने रख रखा है। इतने इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि कहीं पे ऑल ओवर इंडिया किसी का बिजनेस फैला हुआ है, तो कहीं कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन जो सेंट्रली अकाउंटिंग जहाँ पे मेंटेन होती है वहाँ उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसका एक एग्जांपल आपको रिलायंस के पेट्रोल पंप का बता सकते हैं कि रिलायंस के पेट्रोल पंप सारे ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, तो वहाँ पे एक बिल्कुल रियल टाइम इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है कि बिल्कुल ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट उनको बराबर मिला करती है कि किस पेट्रोल पंप पे क्या पोजीशन है, सेल की क्या पोजीशन है, उसके स्टॉक की क्या पोजीशन है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? जब हमारी अकाउंटिंग डेवलप हुई। तो ई कॉमर्स में इसका पूरा पूरा रोल है अकाउंटिंग का, है ना। फिर देखिए आगे, अकाउंटिंग इज़ नाउ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसको एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बना दिया गया कि ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए तो अकाउंटिंग से मिलेंगी। तो जब अकाउंटिंग एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो गया तो रोल तो आप समझ ही सकते हैं अकाउंटेंट का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो गया और कितनी बड़ी पोजीशन उसकी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अकाउंटिंग? अब इसमें काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हैं और आपके दिमाग में आ चुकी हैं। तो देखिए, सबसे पहला रोल तो ये पे करता है कि भाई हमारी लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, ये किसी भी बिज़नेस की एक भाषा होती है अकाउंटिंग। तो हमें किसी बिज़नेस को समझने के लिए अकाउंटिंग में एक्सपर्ट होना ज़रूरी होता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारी जब ट्रांजैक्शन हो जाता है उसके बाद आप रिकॉर्ड करते हो, यानी जब कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बन जाता है तब आप रिकॉर्ड करते हो, तो इसलिए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। दूसरी बात आई, नेक्स्ट इसमें आया करंट इकोनॉमिक रियलिटी। जो हमारी करंट इकोनॉमिक रियलिटी है ये सब कुछ हमको अकाउंटिंग से ही पता चलती है और इसमें बहुत इसका इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। और अकाउंटिंग की अभी ऊपर भी ये टर्म यूज़ हुआ था कि ये हमारे एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम की तरीके वर्क करता है, राइट। नेक्स्ट इज़ सर्विसेज ऑफ यूज़र्स। ये हमारे यूज़र्स को पूरी सर्विस प्रोवाइड करता है, उनको अपडेट रखता है, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उनको मिलती रहती हैं। तो इतने सारे हमारे अकाउंटिंग के रोल हैं, इनको खूब ध्यान से समझिए। और चलिए, अब ये आपकी बात यहाँ पे कंप्लीट होती है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे और उसमें चलेंगे। और इसमें अच्छे से ध्यान दीजिए, इसको मन लगा के पढ़िए, अच्छा लगता है तो लाइक करिए। ठीक बाल को थैंक यू।